हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त आशुतोष स्वामी। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल डेयर टू बी यूनिक की सीरीज साइकोलॉजी ऑफ मनी पार्ट 3। आज मैं आपको वित्तीय सफलता या असफलता से संबंधित तो ऐसे तथ्यों से परिचय करवाऊंगा जो या तो आपको मालामाल कर देंगे या कंगाल। भाग्य और जोखिम दोनों भाई भाई है। ये दोनों इस वास्तविकता के प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयास के अलावा अन्य ताकतों पर निर्भर करता है। कुछ भी इतना अच्छा या बुरा नहीं होता जितना दिखता है। बिल गेट्स विश्व के एकमात्र उस स्कूल में गए जहां कंप्यूटर था। अब सिएटल से कुछ दूरी पर स्थित लेकसाइड स्कूल में कंप्यूटर कैसे पहुंचा, इसके बारे में भी एक दिलचस्प तथ्य है, दिलचस्प घटना है। बिल डूगल जो द्वितीय विश्व युद्ध में एक समुद्री विमान चालक थे, बाद में वह इस लेकसाइड स्कूल में गणित और विज्ञान के अध्यापक बन गए। वे मानते थे बिना वास्तविक अनुभव के किताबी ज्ञान काफी नहीं। वे यह भी समझते थे कॉलेज के पहुंचने के समय हमें कंप्यूटर की जानकारी की आवश्यकता होगी। स्वर्गीय माइक्रोसॉफ्ट संस्थापक पॉल एलन के अनुसार 1968 में डूगल ने लेकसाइड स्कूल मदर्स क्लब से निवेदन किया कि वे अपनी वार्षिक आय से लगभग $3000 से एक टेलीटाइप मॉडल 30 कंप्यूटर लीज पर ले जो टाइम शेयरिंग से जुड़ा हुआ हो। टाइम शेयरिंग का सिद्धांत 1965 में आविष्कार हुआ था। कोई निश्चय ही काफी अधिक दूरदर्शी था, बिल गेट्स ने बाद में इंटरव्यू में बताया। उस समय अधिकतर यूनिवर्सिटी स्कूल ग्रेजुएट के पास भी इतना एडवांस कंप्यूटर नहीं था जितना बिल गेट्स के पास था, वो भी कक्षा 8 में। गेट्स 1968 में जब 13 वर्ष के थे, जब वे अपने सहपाठी पॉल एलन से मिले। दोनों को कंप्यूटर के इस्तेमाल करने का जुनून था, सो मिलते ही दोनों गहरे दोस्त बन गए। लेकसाइड स्कूल का कंप्यूटर वहां के सामान्य पाठ्यक्रम का भाग न होकर एक स्वतंत्र अध्ययन कार्यक्रम था। बिल और पॉल यहाँ कंप्यूटर पर लगे रहते थे, स्कूल के बाद देर रात तक या सप्ताह के अंत में, और जल्द ही दोनों कंप्यूटिंग में माहिर हो गए। 1968 में यूएनओ के अनुसार विश्व में स्कूलों की संख्या थी 30 करोड़ 30 लाख यानी 303 मिलियन हाई स्कूल। अमेरिका में स्कूलों की संख्या की बात की जाए तो 18 मिलियन स्कूल यानी 1 करोड़ 80 लाख स्कूल। वाशिंगटन में स्टूडेंट्स की संख्या उस समय थी 2,70,000। सिएटल में स्टूडेंट्स की संख्या थी 1 लाख स्टूडेंट्स। सिर्फ लेकसाइड स्कूल में स्टूडेंट्स की संख्या 300 यानी 303 मिलियन से शुरू होकर 300 पर खत्म। 10 लाख हाई स्कूल विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी ने एक ऐसे स्कूल में पढ़ाई की जहां कंप्यूटर खरीदने के लिए दूरदर्शिता और पैसे का मिल था। बिल गेट्स उन्हीं में से एक थे। गेट्स इसे मानने में कभी भी पीछे नहीं हटे। अगर लेकसाइड न होता तो माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होता। उन्होंने 2005 की उत्तीर्ण होने वाली कक्षाओं को यह बताया। बिल गेट्स अत्यधिक होशियार थे और उससे भी अधिक मेहनती, और अपनी किशोर अवस्था में ही कंप्यूटर को लेकर अक्सर ऐसी परिकल्पना करते थे जो अच्छे कंप्यूटर अधिकारी भी नहीं समझ पाते थे। साथ ही लेकसाइड स्कूल में जाने के कारण उन्हें 1 मिलियन यानी 10 लाख में से एक वाली शुरुआती बढ़त मिली। अब मैं आपको बताऊंगा बिल गेट्स के मित्र कैट इवांस के बारे में, जिन्होंने भाग्य के जोखिम का उतना ही शक्तिशाली मात्रा में अनुभव किया। बेशक माइक्रोसॉफ्ट की सफलता के कारण बिल गेट्स और पॉल एलन का नाम घर घर में प्रसिद्ध हो गया, परंतु लेकसाइड में इस प्रतिभा संपन्न गुट का एक तीसरा और सदस्य था, कैट इवांस। बिल गेट्स और कैट इवांस 8वीं कक्षा में घनिष्ठ मित्र बन गए। दोनों ही फोन पर हद से ज्यादा बातें किया करते थे। बिल गेट्स उन्हें याद करते हुए कहते हैं, मुझे अब भी कैंट का फोन नंबर याद है, 5257851। इवांस भी कंप्यूटर में उतना ही कुशल था जितना बिल गेट्स और एलन। लेकसाइड स्कूल में एक बार कक्षाओं की समय सारणी बनाते हुए कठिनाई का सामना करना पड़ रहा था। सैकड़ों विद्यार्थियों की कक्षाओं को योजनाबद्ध करना था जिससे वे अन्य के कोर्स के साथ न उलझे। यह एक भूलभुलैया के समान था। स्कूल ने यह काम बिल और कैंट को दिया जो खुद स्टूडेंट्स थे, और यह काम कर गया। दोनों ने समय सारणी बना दी। पॉल एलन के विपरीत कैंट भी व्यावसायिक मानसिकता और अत्यंत महत्वाकांक्षा रखता था। कैंट हमेशा एक अपने साथ बड़ा ब्रीफकेस रखता था, किसी वकील की तरह। वह हमेशा योजना बनाता था कि 5 से 6 साल बाद हमें क्या करना है, सीईओ बनेंगे, जनरल बनेंगे, राजदूत बनेंगे, पर भविष्य में जो भी होगा बिल गेट्स और कैंट साथ ही करेंगे। पर यह कभी पूरा नहीं हो सका। हाई स्कूल पास करने से पहले कैंट की एक पर्वतारोहण यानी माउंटेन क्लाइंबिंग में दुर्घटना में मृत्यु हो गई। प्रतिवर्ष अमेरिका में माउंटेन क्लाइंबिंग में लगभग 3,000 दर्जन लोगों की मृत्यु होती है, और हाई स्कूल में पहाड़ पर मरने की संख्या 10 लाख में से एक है। बिल गेट्स ने लेकसाइड में जाकर 1 मिलियन में से एक का भाग्य पाया, जबकि कैंट इवांस ने 1 मिलियन में से एक का जोखिम पाया। एक जैसा बल, एक ही मात्रा, बस दिशाएं विपरीत। भाग्य और जोखिम दोनों इस वास्तविकता का प्रमाण है कि जीवन में हर नतीजा व्यक्तिगत प्रयासों के परे अन्य शक्तियों पर निर्भर करता है। ये दोनों इतने समान हैं कि आप एक को सम्मान दिए बिना दूसरे पर विश्वास नहीं रख सकते। ये दोनों इसलिए अस्तित्व रखते हैं क्योंकि संसार इतना जटिल है कि
आपके 100% प्रयासों से 100% नतीजे नहीं मिल सकते। वे बस एक ही बात के इर्द गिर्द घूमते हैं। आप इस खेल में 8 अरब लोगों में से एक है जिसमें अनगिनत चीजों में फेरबदल होता है। कभी कभी आपके नियंत्रण के परे संयोगवश परिणाम आपके योजनाबद्ध प्रयासों से अधिक अहम सिद्ध होते हैं, लेकिन दोनों को मापना कठिन है और स्वीकार करना उतना ही मुश्किल, वो भी इतना कि अक्सर नजरअंदाज हो जाता है। हर बिल गेट्स के साथ केंट इवांस भी होता है, उतना ही प्रतिभावान, उतना ही प्रेरित, परंतु जीवन के चरखे के दूसरी ओर पलट कर रह जाता है। जब नोबेल पुरस्कार जीतने वाले अर्थशास्त्री से पूछा गया, आप निवेश के बारे में ऐसा क्या जानना चाहते हैं जो हम कभी नहीं जान सके, सफल परिणामों में भाग्य की सटीक भूमिका। मुझे उत्तर पसंद आया क्योंकि कोई भी यह नहीं सोचता कि वित्तीय परिणाम में भाग्य की कोई भूमिका नहीं। भाग्य को मापना कठिन है और यह कहना अशिष्ट है कि किसी की सफलता उसके भाग्य के कारण है। इसलिए आमतौर पर भाग्य को सफलता के कारक के रूप में अनदेखा कर दिया जाता है। अगर मैं आपसे कहूं कि विश्व में 1 अरब निवेशक है, क्या आप सोचते हैं इनमें से 10 भाग्य के कारण अरबपति बन सकते हैं? आप कहेंगे हाँ बिल्कुल। लेकिन फिर मैं आपको उन निवेशकों का नाम उनके मुंह पर लेने के लिए कहूं, उनके सामने लेने के लिए कहूं, तो शायद आप पीछे हट जाएंगे। दूसरों को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देने से आप अशिष्ट और ईर्ष्यालु दिख सकते हैं, लेकिन खुद को आंकते हुए सफलता का श्रेय भाग्य को देना भी इतना हतोत्साहित कर सकता है कि उसे महत्व देना या मापना कठिन हो। हम में से अधिकांश लोग सहज रूप से जानते हैं यह बात आपके लिए शिक्षा की गुणवत्ता और उसके लिए जो अवसर के द्वार खुलते हैं वह आपके माता पिता की आर्थिक और सामाजिक स्थिति से दृढ़ता से जुड़े हुए होते। लेकिन मुझे तो अमीर भाई ढूंढ के दीजिए और मैं आपको 2 ऐसे आदमी दिखाऊंगा जो ये कहेंगे कि सदैनिक खोज उन पर लागू नहीं हो सकती। असफलता जो दिवालिया होने से लेकर किसी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को पूर्ण न कर पाना कुछ भी हो सकती है कि भी बराबर रूप से आलोचना की जाती। क्या असफल व्यापारी ने उतनी मेहनत नहीं की जितनी करनी चाहिए थी? क्या वे निवेश जो बुरे सिद्ध हुए सोच समझ कर नहीं किए गए थे? क्या निरंकुश कैरियर आलस के कारण होते हैं? हाँ बिल्कुल, कभी कभी, पर कितना यह जानना कठिन है। किसी भी योग्य लक्षण के अनुगमन में सफल होने की संभावना 100% से कम है और जोखिम वही है जो जब बीच में आता है जब आप दुर्भाग्य से इस समीकरण के दूसरी ओर ठीक भाग्य की तरह ही वृतांत कठिन, अस्त व्यस्त और इतना जटिल हो जाता है कि यह जानने का प्रयत्न करें किसी परिणाम का कितना ही सचेतन निर्णय के कारण और कितना हिस्सा जोखिम के कारण था। मान लीजिए मैं एक स्टॉक खरीदता हूँ और 5 साल बाद भी यह बिल्कुल वैसा ही रहता है। अब 2 संभावनाएं हैं, इसे खरीदने का निर्णय खराब था, मेरा निर्णय अच्छा था और पैसे बनने की संभावना 80% थी, परंतु मैं दुर्भाग्य से 20% वाले छोर पर पहुंच गया। इनमें से कौन सी संभावना सही है, कैसे जाना जाए? आंकड़ों की सहायता से यह संभव है कि कुछ निर्णय समझदारी भरे थे या नहीं, यह जानना संभव है, लेकिन वास्तविक संसार में दिन प्रतिदिन हम ऐसा नहीं करते। यह बहुत कठिन है। हम सीधी सादी कहानियों को वरीयता देते हैं जो अक्सर होती आसान है लेकिन बुरी तरह भ्रामक। उद्योगपति और निवेशकों का कई वर्षों तक अध्ययन करने के पश्चात मैंने यह पाया कि दूसरे की असफलता के लिए हम आमतौर पर खराब निर्णयों को उत्तरदायी ठहरा देते हैं, जबकि खुद की असफलता के लिए अक्सर जोखिम के बुरे पहलू का कारण मानते हैं। आपकी असफलता को आंकते हुए अक्सर मैं एक कारण और प्रभाव की सीधी सादी कहानी पसंद करूंगा, क्योंकि मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपने एक बुरा परिणाम पाया तो यह आपके किसी बुरे निर्णय के कारण हुआ होगा, लेकिन जब मैं अपनी असफलता को आंकूंगा तो मैं एक वृतांत रच सकता हूं जिसके सारे मैं अपने निर्णय को सही ठहराकर बुरे परिणामों को जोखिम के मत्थे मत दूं। फोर्ब्स मैगजीन ऐसे गरीब निवेशकों की सराहना नहीं करती है जिनके निर्णय तो समझदारी भरे थे लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें जोखिम के बुरे पहलू का सामना करना पड़ा, लेकिन वे ऐसे अमीर निवेशकों का गुणगान जरूर करता है जिनके निर्णय ठीक ठाक या लापरवाही वाले थे लेकिन वे भाग्यशाली निकले। दोनों ने एक ही सिक्का उछाला लेकिन गिरते समय बाजी पलट गई। पैसे के बारे में इसका खतरनाक पहलू यह है कि हम यह जानने का प्रयत्न करते हैं कि यह क्या करता है और क्या नहीं, कौन सी निवेश नीतियां काम करती है, कौन सी नहीं, कौन सी उद्योग नीतियां काम करती है, कौन सी नहीं। आप अमीर कैसे बन सकते हैं, आप गरीब होने से कैसे बच सकते हैं। अक्सर हम जितना भी सीखते हैं उसका मेन सीख यही होती है, वही करो जो इसने किया, वो मत करो उससे बचो जो उसने किया। हमारे पास ऐसी कोई जादुई छड़ी नहीं है जिससे हम यह जान सके। अब मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति की कहानी सुनाता हूँ जिसकी सफलता बिल गेट्स की तरह थी, लेकिन उसकी सफलता वो भाग्य या कौशल से बांधना कठिन है। कॉर्नेलियस वैंडरवेल्ट्स। इसने अपने रेलमार्ग को विस्तृत करने के लिए कुछ व्यापारिक कानून करार किए ही थे। उनके सलाहकार ने बताया कि हर वह करार जिसके लिए उन्होंने सहमति दी थी वह किसी न किसी तरह कानून को तोड़ रहा है। हे भगवान, वैंडरवोल्ट ने कहा, तुम्हें लगता है कि रेलमार्ग स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के कानून के अनुसार चल सकता है? बोलो, क्या ऐसा हो सकता है? इसे पढ़ने के बाद पहला विचार क्या आता है? इस रवैये के कारण ही वे इतने अधिक सफल थे। वैंडरवेल्ट के समय रेल कानून इस बात को अनुमति नहीं देता था और उन्होंने कहा भाड़ में जाए, और कैसे भी करके अपना काम किया
समस्या, वेंडरवेल्ट बेतहाशा रूप से सफल थे, इसलिए उनकी कानून तोड़ने की आदत जो कुख्यात और निर्णायक सिद्ध हुई थी उसे ऋषि ज्ञान के रूप में देखना लुभावना लग सकता है। उस बेजोड़ दूरदर्शी ने अपने रास्ते में कुछ भी नहीं आने दिया। लेकिन यह विश्लेषण कितना खतरनाक है। कोई भी समझदार व्यक्ति खुल्लम खुल्ला अपराध को उद्यमी विशिष्टता के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देगा। आप आसानी से वेंडरवेल्ट की कहानी के अलग रूप में लेने की कल्पना कर सकते हैं। एक नियम विरोधी जिसकी एक नई कंपनी एक अदालत के आदेश से धराशायी हो गई। पर यहाँ एक समस्या है, वेंडरवेल्ट की कानून तोड़ने की आप उतनी ही प्रशंसा कर सकते हैं जितनी आप इसके समवर्ती एनरॉन की इसके लिए आलोचना। जॉन डी रॉकफेलर की कहानी भी कुछ ऐसी है। बार बार कानून की आंखों में धूल झोंकने के कारण एक बार एक न्यायाधीश ने उनकी कंपनी को आम चोर के समान कहा था। इतिहासकारों द्वारा अक्सर सातिर व्यवसाय होशियारी के रूप में दर्शाया गया है, शायद वह भी हो, लेकिन वृत्तांत तुमने पुराने नियम कानूनों को नवरचना के आड़े नहीं आने दिया से तुमने एक अपराध किया है में कब बदलता है। या फिर वृत्तांत रॉकफेलर बहुत प्रतिभावान थे, उनकी सफलताओं से सीखने का प्रयास करो से रॉकफेलर एक अपराधी था, उसकी व्यावसायिक असफलताओं से सीखने का प्रयत्न करें में बदलने में आखिर समय कितना लगता है। मैं कानून की चिंता क्यों करूं? वेंडरवेल्ट ने एक बार कहा था, क्या मेरे पास शक्ति नहीं है? बेशक उनके पास थी और उसने काम भी किया, लेकिन उन शब्दों की किसी कहानी के अंतिम शब्दों के रूप में कल्पना करना काफी आसान है जिसका परिणाम बिल्कुल अलग हो। निर्दयता और लापरवाही के बीच एक काफी महीन रेखा होती है और जिसे जानना काफी अधिक कठिन होता है। मार्क जकरबर्ग बहुत प्रतिभावान थे। हम सोचते हैं मार्क जकरबर्ग बहुत अधिक प्रतिभावान थे क्योंकि उन्होंने याहू के 2006 में 1 बिलियन में उसकी संपत्ति खरीदने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने भविष्य को बूझा और अपनी बात पर अड़े रहे। लेकिन लोग माइक्रोसॉफ्ट द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को ठुकराने के लिए याहू की भी उतनी आलोचना करते हैं। इन मूर्खों को समय रहते पैसा बटोर लेना चाहिए था। उद्यमियों के लिए यहाँ क्या सबक है, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं, क्योंकि भाग्य और जोखिम की स्पष्ट व्याख्या करना कठिन है। इसके अनगिनत उदाहरण है। ग्राहक हमेशा सही होता है और ग्राहक नहीं जानते कि उन्हें क्या चाहिए। दोनों ही स्वीकृत व्यवसायिक ज्ञान है। प्रेरित रूप से निर्भक और मूर्ख लापरवाह के बीच रेखा की मोटाई मात्र 1 मिलीमीटर भी हो सकती है, जिसे केवल पश्च दृष्टि यानी परिणाम आने के बाद ही देखा जा सकता है। यह एक ऐसी समस्या है जिसे सुलझाया नहीं जा सकता। इसलिए जब वित्त प्रबंधन की सर्वश्रेष्ठ शैली के बारे में सीखने का प्रयास करते हैं तो भाग्य क्या है, कौशल क्या है, जोखिम क्या है, यह पहचानना सबसे कठिन कार्य है। इसलिए व्यक्ति विशेष और केस स्टडी पर कम और व्यापक प्रतिमानों पर अधिक ध्यान दें। किसी व्यक्ति विशेष का अध्ययन करना खतरनाक हो सकता है क्योंकि अक्सर हम चरम सीमा के उदाहरण लेते हैं, जैसे अरबपति, सीईओ या वे जो बुरी तरह असफल हुए हैं खबरों में रहते हैं। और चरम सीमा के उदाहरण अक्सर अपनी जटिलता के कारण अन्य परिस्थितियों में लागू नहीं होते। जितना चरम कोई परिणाम होता है उतना ही कम उसके सबक को आप अपने जीवन में लागू कर पाएंगे, क्योंकि यह परिणाम आपको उतना ही अधिक भाग्य और जोखिम की चरम सीमाओं से प्रभावित हुआ होगा। आप सफलता और असफलता के व्यापक प्रतिमानों को देख अभियोज्य बोध के निकट पहुंच जाएंगे। प्रतिमान जितना सामान्य होगा उतना ही वह आपके जीवन में आसानी से लागू होगा। वॉरेन बफेट की निवेश की सफलता का अनुकरण कर पाना कठिन है क्योंकि उसके परिणाम इतने चरम है कि उनका आजीवन उपलब्धियों में भाग्य की भूमिका संभवतः बहुत अधिक है। और भाग्य कोई ऐसी चीज नहीं है जिसका विश्वसनीयता से अनुकरण किया जा सके। लेकिन जैसा कि हम अक्सर सोचते हैं, हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि व्यापक प्रतिमानों पर अधिक ध्यान दें। बिल गेट्स ने एक बार कहा था, सफलता एक खराब शिक्षक है। यह होशियार लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि वे कभी नहीं हार सकते। जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो समझ जाइए इतना भी अच्छा नहीं है जितना आपको लग रहा है। आप अजय नहीं है। और अगर आप यह मान लें कि भाग्य ने आपको सफलता दिलाई है तो आपको इसके दूसरे भाई जोखिम के बारे में विश्वास करना पड़ेगा, जो आपकी कहानी को तुरंत पलट सकता है। असफलता भी एक खराब शिक्षा है क्योंकि होशियार लोगों को यह मानने के लिए मजबूर कर देती है कि उनके निर्णय बहुत बेकार थे जब कभी वे जोखिम की निर्मम वास्तविकताओं का सामना करते हैं। असफलता का सामना करने केवल एक ही तरीका है कि आप अपने वित्तीय जीवन को इस तरह से प्रबंधन करें, एक बुरा या अपूर्ण निवेश आपको पूरी तरह से झकझोर न कर दे और आप फिर से भाग्य के अपने पक्ष में होने तक आगे बढ़ते रहें। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि जितना हम सफलता में भाग्य की भूमिका को मान्यता देते हैं, जोखिम की भूमिका से यह है कि हम खुद को माफ करना सीखिए और दूसरों की असफलताओं को आंकते हुए उन्हें समझने की कोशिश कीजिए। वीडियो कैसा लगा? लाइक्स, कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।